स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती ज्ञानधारा पर। कल हमने आपको कोशिकाओं के प्रकार के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बताया था आपको। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर भी बता दिया था। आज हम आपको कोशिकाओं की आकृति एवं आकार के बारे में बताएंगे। तो कोशिकाओं की आकृति एवं आकार, अगर हम आकृति की बात करें तो कोशिकाएं गोलाकार, स्तंभाकार, रोमयुक्त, कशाभयुक्त, बहुभुजी, एवं अति सूक्ष्म होती हैं। यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो या तो गोलाकार होंगी या स्तंभाकार होंगी, रोम युक्त हो सकती हैं, रोम पाए जा सकते हैं, उसमें कशाप पाए जा सकते हैं, बहुभुजी होती हैं और अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। तो ये कोशिकाओं की आकृति की बात हो गई। अब अगर आकार की बात करें तो आकार में कहा गया कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सबसे छोटी कोशिका, कल मैंने वैसे आपको ये बताया था, सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा या इसी को कहते हैं पीपीएलओ। सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ की होती है। इसका जो आकार कितना होता है, 1 मिलीमीटर आकार की होती है। उसके बाद सबसे बड़ी कोशिका की बात करें सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है और अगर इसके आकार की बात करें तो ये लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। 90 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी लगभग 1 मीटर के बराबर होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शुतुरमुर्ग के बारे में बताएं आपको, शुतुरमुर्ग आपकी एक बर्ड्स होती है जो कि फ्लाइटलेट्स बर्ड है। ठीक, ऐसी चिड़िया है जो उड़ नहीं सकती है। तो उसका जो अंडा है, उस अंडे की कोशिका कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर की होती है और सबसे बड़ी कोशिका होती है। अब मनुष्य के शरीर की कोशिका की बात करें अगर, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका, या इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन। हिंदी में लिख देते हैं आपको, न्यूरॉन। मनुष्य के शरीर की जो तंत्रिका कोशिका है ये सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसका आकार लगभग 1 मीटर की होती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आकृति में
आकृति में सबसे पहले बात यह है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अति सूक्ष्म होती हैं। ये गोलाकार, स्तंभाकार, बहुभुजी हो सकती हैं। इन पे रोम पाए जा सकते हैं, कसाब पाए जा सकते हैं। ठीक है, सर्पिलाकार भी हो सकती हैं। हाँ, एक चीज और लिख लेंगे आप यहाँ पे, ये सर्पिलाकार भी हो सकती है। सर्पिलाकार भी हो सकती हैं। और आप कहें तो कौमा के आकार की भी हो सकती है। जीवाणु की कोशिका कौमा के आकार की भी होती है, कौमा के आकार की भी हो सकती है। फिर आकार में अगर देखा जाए तो ये इनका जो साइज जो है वो सबसे छोटी कोशिका याद रखेंगे माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ की होती है, 1 मिलीमीटर होता है इसका आकार। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है और ये 90 सेंटीमीटर होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर की। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में अंतर। जंतुओं में पाई जाती हैं जो कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं कहलाती हैं और पादपों में पाई जाती हैं जो कोशिकाएं वो पादप कोशिकाएं कहलाती हैं। तो यहां हम बात कर लेते हैं अगर जंतु कोशिका की, और यहां अगर लिख लें पादप कोशिका, और इनके बीच अंतर जरा देख लेते हैं। पहला पॉइंट कि जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका का बाह्य आवरण, जंतु कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका कला होती है। बाह्य आवरण कोशिका कला या कोशिका झिल्ली भी इसी बोलते हैं। इसका जो बाह्य आवरण होता है वो कोशिका भित्ति होती है। बाह्य आवरण कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका कला या कोशिका झिल्ली होती है, जबकि पादप कोशिका का बाह्य आवरण कोशिका भित्ति होती है। एक ही चीज याद रखेंगे आप कि कोशिका कला आपकी प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है और ये जीवित होती है, जीवित होती है और फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। बाह्य आवरण जो पादप कोशिकाओं का है कोशिका भित्ति कहलाता है और ये सेलुलोज का बना होता है, ये दृढ़ होता है एवं मृत होता है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। रिक्तिकाएं अनुपस्थित, जबकि पादप कोशिकाएं में दो बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं और पादप कोशिकाओं में दो बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें, केंद्रक कोशिका के मध्य में। जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में केंद्रक दो बड़ी रिक्तिकाओं के कारण
दो बड़े रिक्तिकाओं के कारण किनारे स्थित होता है। किनारे स्थित का मतलब जो कोशिका का जो ये मान लो ये कोशिका है, ये पादप कोशिका है, ये इस प्रकार से पादप कोशिका बनाते हैं, इस प्रकार से पादप कोशिका आपकी होती है। तो केंद्रक इसका जो है वो, क्योंकि इसमें ये दो बड़ी रिक्तिकाएं हो जाती हैं इस प्रकार से, तो केंद्रक हल्का सा किनारे पे होता है। जबकि पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका कुछ इस प्रकार से होगी और केंद्रक कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। तो ये आप याद रखेंगे कि जंतु कोशिका में केंद्रक बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में दो रिक्तिकाओं के कारण किनारे स्थित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें तो जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होते हैं और पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं और पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि पौधों में हरित लवक पाया जाता है, इसीलिए वो हरे होते हैं और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो कर लेते हैं और इसीलिए जो पौधे हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। जंतुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं और इसीलिए ये स्वपोषी नहीं होते हैं। ये अपने भोजन के लिए पादपों पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो कारण क्या है, मेन कारण यही है कि जंतुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है और पादपों में हरित लवक पाया जाता है। इसके बाद देखें अगर पांचवा पॉइंट, जंतु कोशिका में जो तारक काय होता है सेंट्रियोल, केंद्रक के जंतु कोशिका में तारक काय केंद्रक के समीप स्थित होता है। ठीक है, और इसमें पादप कोशिका की बात करें तो इसमें तारक काय अनुपस्थित होता है, कह सकते हैं अनुपस्थित होता है, परंतु कोशिका विभाजन के समय पाया जाता है। यानी कि जंतु कोशिकाओं में जो तारक काय सेंट्रियोल है वो केंद्रक के बिल्कुल पास में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में वैसे तो नहीं पाया जाता है, लेकिन जिस समय कोशिका विभाजित होती है यानी कोशिका से कोशिका का निर्माण हो रहा होता है उस समय तारक काय वहां पे प्रकट हो जाता है, यानी कि तारक काय वहां पे आ जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर बात करें छठे पॉइंट की तो जंतु कोशिका में जो संचित भोज्य पदार्थ है, संचित भोज्य पदार्थ वो ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन जो रिजर्व फूड मटेरियल है, संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। हमें पता है कि आप लोगों को देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, वैसे तो जब बीमार नहीं होता तो उसे भूख लगती रहती है, वो खाना खाता रहता है। आपको मालूम है बिना भोजन के एनर्जी नहीं मिल सकती। हमारे शरीर में जो भोज्य पदार्थ होता है उस भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण द्वारा ही ऊर्जा बनती है, जो ऊर्जा यूटिलाइज करते हैं हम लोग विभिन्न कार्यों के लिए। हम कोई भी काम नहीं कर रहे होते तब भी कोई ना कोई कार्य होता है हमारी बॉडी में और उस कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। परंतु जब हम बीमार होते हैं 10 दिन 20 दिन या कहीं किसी संकट की परिस्थिति में अगर हम घर जाए भोजन ना मिले फिर भी हम जीवित रहते हैं, उस समय ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? उस समय ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ग्लाइकोजन से। हमारी कोशिकाओं में, हमारे लीवर में ये जो भोज्य पदार्थ है वो अतिरिक्त भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, तो आवश्यकता पड़ने पर यही ग्लाइकोजन
ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो याद रखेंगे, जंतु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि पादपों की बात करें तो इनमें संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च, जिसको मंड भी कहते हैं, इसे मंड के रूप में होता है। अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए, धूप ना निकले बहुत दिन तक, तो पौधे इस भोजन के अभाव में मर सकते हैं, इसलिए उनमें भी भोज्य पदार्थ कुछ स्टोर होता है, और वो किस रूप में होता है? स्टार्च यानी मंड के रूप में होता है। अगले अगर पॉइंट की बात करें, अगला अंतर देखा जाए तो जब कोशिका विभाजन होती है तो कोशिका विभाजन में मुख्य दो चरण होते हैं। एक तो होता है केंद्रक विभाजन और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। इस चैप्टर के बाद में आपका चैप्टर आएगा कोशिका विभाजन, तो वहां पे मैं बताऊंगा विस्तार से, लेकिन अभी ये जो अंतर है वो आप देख लें। तो इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। यानी इसमें जब कोशिका विभाजित हो रही होती है तो कोशिका द्रव्य का विभाजन खांच विधि द्वारा होता है। अब खांच विधि क्या होती है आगे चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा तब आपको बताऊंगा मैं। इसमें अगर देखें तो कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पट्ट विधि द्वारा, कोशिका पट्ट विधि द्वारा होता है। ठीक है, इसमें खांच बन जाती है तो कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है, और इसमें कोशिका के बीच में एक पट्टी नुमा बन जाती है तो उससे कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है। अगले अगर बात करें तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम एक प्रकार का कोशिकांग है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है। और पादप कोशिका की बात करें तो लाइसोसोम बहुत कम या अनुपस्थित होते हैं। यानी जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाए जाते हैं और पादप कोशिका में लाइसोसोम बहुत कम होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखें 9th पॉइंट, तो जंतु कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा अनुपस्थित होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा अनुपस्थित होते हैं और इसमें कह सकते हैं कि उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो जंतु कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं पाए जाते हैं। अभी आपकी जो कोशिका बनाई थी, पादप कोशिका जो बनाई थी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से पादप कोशिका बनाई थी, तो यहां से जब एक पादप कोशिका दूसरे पादप कोशिका से जिस स्थान से जुड़ी होती है उसे को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं और पादप कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं। तो ये इतने अंतर थे आपके ये जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में। इनको आप जो है अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या है, पहले तो यही जानेंगे। जो जंतुओं में कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें जंतु कोशिका कहते हैं, और पादपों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें पादप कोशिकाएं कहते हैं। अंतर अगर देख लें तो जंतु कोशिका का जो बाह्य आवरण होता है उसे कोशिका कला, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जबकि पादप कोशिकाओं का बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली या आपकी बात करें तो क्या कोशिका झिल्ली, ये आपकी प्रोटीन और फास्फोलिपिड से निर्मित होती है। यह सजीव होती है और लचीली होती है, जबकि
कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ये निर्जीव या मृत होती है, ये मृत होती है और दृढ़ होती है। ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें तो जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती, सामान्यताएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। कभी कभी पाई जाती हैं तो बहुत छोटी होती हैं और कोशिका में एक समान रूप से पूरी कोशिका में फैली होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में 2 बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में 2 बड़ी रिक्तिकाएं होने के कारण केंद्रक हल्का सा किनारे की तरफ कोशिका भित्ति के साइड में होता है। अगली बात करें तो जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। अगला अंतर था तारककाय। जंतु कोशिका में तारककाय केंद्रक के समीप होता है, पादप कोशिकाओं में तारककाय अनुपस्थित होता है, परंतु जिस समय कोशिका विभाजित होती है उस समय तारककाय होता है। अगला पॉइंट बात करें, जंतु कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है, पादप कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च या मंड के रूप में होता है। जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन खांचविद द्वारा होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट्टविद द्वारा होता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं, पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम बहुत कम या अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा अनुपस्थित होते हैं, जबकि आपके जो पादप कोशिका है उसमें प्लाज्मोडेस्माटा उपस्थित होते हैं। तो ये आपका मैंने आज आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बता दिया है और जंतु कोशिका और कोशिकाओं की आकृति और माप के बारे में बता दिया है। इतना आप लोग याद कर लेंगे और अपने नोट्स बनाते रहेंगे। तो आज इतना ही था भैया बहनों। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, वीडियो को अवश्य लाइक भी करें और जो फ्रेंड्स आपके हैं जो इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उन तक यह वीडियो शेयर जरूर करें। कल आपको मैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ाऊंगा।